संसद विपक्ष चलने नहीं दे रहा है, तो मोदी वो कौन सा दांव चल रहे हैं? सीधा संवाद का जनता से। संसद ना चलने देना, क्योंकि उनके पास भी, विपक्ष के पास भी जनता ने ताकत दिया है, और उस ताकत से यदि वो संसद नहीं चलने दे रहे हैं तो आप विपक्ष के नेताओं को गर्दन पकड़कर संसद से बाहर नहीं फेंक सकते। आप सीधे जनता के पास ये जा सकते हैं और जनता से आप अपनी पीड़ा बता सकते हैं कि देखिए संसद तक नहीं चलने दिया जा रहा है, 10 साल तक खुद काम नहीं किया, अब काम करने नहीं देना जा रहे हैं। और इसी स्टाइल में इस देश में पहली बार इस तरह की सरकार बनी है जिसको जनता ने सीधे डायरेक्ट चुना है। आजादी चाहे नेहरू को इस देश की जनता ने नहीं चुना था, गांधी ने थोपा था। यदि सचमुच चुना था तो सरदार पटेल को चुना था, नेहरू को चुना नहीं था इस देश की जनता ने। नेहरू इस देश की जनता की पसंद नहीं थे, नेहरू थोपे गए थे, नेहरू के बाद भी थोपे गए, लाल बहादुर शास्त्री भी थोपे ही गए थे, भले उनका कार्यकाल 2 साल का बेहतर रहा। तो मैंने कई बार कहा, इंदिरा गांधी थोपी गई थी, जेपी को लोगों ने चुना था, जेपी ने थोपा था मोरारजी देसाई को, फिर मोरारजी देसाई को हटा करके इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को थोपा था। कह सकते हैं कि सेकेंड वे में इंदिरा गांधी को लोगों ने चुना था 1980 के बाद। उसके बाद राजीव गांधी एक तरह से उस तरह के नेता थे जो एक सहानुभूति में चुन करके आए। इस देश में इंदिरा गांधी को कमोबेश एक बार कह सकते हैं कि देश की जनता ने चुना, और दूसरा नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत से। उसके बाद तय करना है, इसीलिए मोदी सीधा संवाद करते हैं। मोदी ऐसे नहीं है नरेंद्र मोदी कि मेरे जैसे लोग कि हाँ कि उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैंने कई बार मन से कहा कि यदि मुझे सरकार का प्रवक्ता भी बनाया जाएगा, सरकार मतलब केंद्र की कैबिनेट का, तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। और मैं याद ही मंच पे कह रहा हूं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, जीवन में कभी नहीं बना तो कभी नहीं बन सकता, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी का भी नहीं। हाँ, लेकिन यदि ये मैं आज यदि मंच से कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं तब तक जब तक मुझे हैंड टू माउथ की स्थिति नहीं, तब तक। इसीलिए मैं इस बात को सामने रख रहा हूं कि मुझे किसी का पक्ष रखना, मुझे जो सही लग रहा है, मुझे जो लगेगा कि देश और राष्ट्र के हित में है, तो उसके साथ में खड़ा होऊंगा। मैं उन्माद के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। इस विषय को लेते हुए मैंने इसीलिए चर्चा किया कि बड़े पैमाने पर लोग अपने कमेंट्स, हर किसी का अधिकार है और आप कमेंट्स, ये कमेंट्स बहुत खुला हुआ है, लेकिन कोई भी कमेंट्स आपका उन्मादी नहीं होना चाहिए, राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए, वरना उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। रही बात ये कि क्या चल रहा है इस देश में, संसद का सत्र चल रहा, पूरा मानसून सत्र बर्बाद हो गया, देश की जनता का करोड़ों का पैसा पानी में बहा दिया गया, संसद चलने नहीं दिया गया। ऐसे कंडीशन में एक दांव सरकार ने चला है, और वो तब जब पेगासस पर विपक्ष इस संसद को चलने नहीं दे रहा था, पूरा सत्र बर्बाद हो गया। तो सवाल यह है कि जब जातिवाद के नाम पर एक बिल आया, संविधान में 127वां संशोधन का ओबीसी बिल आया, उस पर विपक्ष एका कैसे दिख गया, सत्ता विपक्ष की एका कैसे दिख गई। दरअसल मोदी सरकार और अमित शाह की जोड़ी इस स्थिति में विपक्ष को नंगा करना चाह रही थी। इसका इंटेंशन ये कि आपको पेगासस से कोई मतलब नहीं है, यदि आपको पेगासस से मतलब होता तो आप इस बिल को भी पास नहीं होने देना चाहते। इसका मतलब है कि आप उन तमाम बिल को पास नहीं होना देना चाहते जो देश के लिए महत्वाकांक्षी है, देश की जरूरत है। वो तमाम बिल जो सरकार पास करना चाह रही थी, विपक्ष ने रोक दिया पेगासस का ड्रामा करके। सवाल ये है कि यदि पेगासस पे तुम संसद को नहीं चलने दे रहे थे तो आज लोकसभा में ये बिल कैसे पास हो गया? इतनी आसानी से एक वोट भी विरोध में नहीं गिरा। ऐसा क्या हुआ कि जब तुम पेगासस के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते थे, सदन में कुछ भी नहीं करने देना चाह रहे थे, तो तुमने 127वें संशोधन को कैसे होने दिया? इसका मतलब है कि ये दांव चल करके विपक्ष को सरकार ने पूरी तरह से नंगा कर दिया है। ये दिखा दिया है कि पेगासस पे जो तुम ड्रामा कर रहे हो कि पेगासस में हमारा टेप हो गया, हमारा रिकॉर्ड हो गया, हमारे मोबाइल में पेगासस सॉफ्टवेयर घुसा दिया गया, ये इजराइल की कंपनी के साथ सरकार ने सौदेबाजी की। सरकार ने सबसे पहले कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह साबित हो कि भारत सरकार और इजराइल की कंपनी के बीच कोई लेन देन हुआ, कोई सौदा हुआ है पेगासस को लेकर। इसके बाद भी विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं, और विपक्ष लगातार संसद का सत्र चलने नहीं दिया। लेकिन जब जातिवाद का मामला आया,
जब राज्यों में जाति के आधार पर किस जाति को आप आरक्षण की श्रेणी में रखेंगे, किसे जोड़ना चाहेंगे, किसे घटाना चाहेंगे, ये राज्यों का अधिकार होगा। इस पर सभी पार्टियां एक हो गई और सब ने ध्वनि मत से संविधान में संशोधन के उस बिल को पास कर दिया। ये चीजें दर्शाती हैं, ये चीजें बताती हैं कि कैसे सनातनी समाज को जातिवाद में तोड़ने के लिए क्षेत्रीय छत्र और कांग्रेस सबको तैयारी है। क्योंकि सालों से इस देश में दो तीन जाति, हर स्टेट की अपनी एक खास जाति, दो तीन जाति जो सबसे बड़ी संख्या में है वो जाति, और एक शांति प्रिय समुदाय का एक तथाकथित सेकुलर वोट के नाम पर ये एका रहा है। और 70 साल से इस देश में इसी ढंग से मूर्ख बनाया जा रहा है। विपक्ष को और पूरे क्षेत्रीय छत्रपों को लग गया है कि जब तक इस देश को हम जाति के आधार पर नहीं तोड़ेंगे, हम मोदी को रोक नहीं सकते। और हम इन तमाम खलियर खैरातियों को यह लगता है कि हमारी दुकानें बंद हो गई है। और ये दुकानें बंद हो गई है, इनकी दुकान इसलिए बंद हो गई कि क्षेत्रीय छत्र जब शक्तिशाली रहते हैं तो इनकी बेईमानी चलती है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा करते हैं, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा करते हैं, मंत्रियों की सरकार बनाते हैं। मनमोहनी सरकार में तो मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में बैठ करके राडिया टेप की दलाली होती थी। ये चीजें साफ है। इसका मतलब है कि तमाम बेईमानों की टोली, जो जितना बेईमान है, उन तमाम बेईमानों को लगता है कि जब तक ये समाज जाति में नहीं बटा रहेगा, जब तक क्षेत्रीय छत्र ताकतवर नहीं रहेंगे, जब तक संयुक्त मोर्चाओं की सरकार नहीं होगी, मिलीजुली की गठजोड़ की कमजोर सरकार नहीं होगी, दलालों और बेईमानों की नहीं चलेगी। दलालों की तभी चलेगी जब सरकार अल्पमत में होगा और एक पार्टी से दूसरे पार्टी को जोड़ने वाले दलालों का काम होगा। तो ये तमाम दलाल जो हैं ये बेचैन हैं और इन दलालों ने पूरे सोशल मीडिया को भी अब अपना हथियार बना लिया। इसीलिए बेईमानों और दलालों की टोली इस पूरे समाज को जाति में बांटने में लगा हुआ है। और कमाल की बात आप अक्सर देखेंगे, ये लेफ्ट लिबरल के जो गिरोह के लोग हैं वो अक्सर अपर कास्ट के लोग होते हैं और वो जातिवाद की बात करते हैं, इसलिए कि उनकी बात करना ऑथेंटिक हो जाती है। आप इसलिए आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे किस कास्ट के लोग, ये तमाम जाति की हर किसी को अपना एजेंडा चाहिए, व्यक्तिगत एजेंडा सिद्ध होना चाहिए। इसीलिए लालू यादव के प्रवक्ता भी कई बार उसी ढंग से उस तरह के होते हैं जो अपनी जाति के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं ताकि वो एक मान्य हो जाए। तो पूरी चीज में आज लोकसभा में जो बिल पास हुआ है, ये सरकार ने ये प्रस्ताव क्यों लाया, सरकार ये बिल कौन लेकर के आया? ये बिल सरकार लेकर के आई। सरकार को पता था कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एका हो जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार अलग ढंग से ड्रामा कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। जातिगत जनगणना इसलिए ताकि देश में जाति के आधार पर दंगा कराया जा सके, उन्माद कराया जा सके और शांतिप्रिय समुदाय को एका रख करके उनके वोट को फिक्स कराया जा सके। आज दरअसल पेगासस के सामने में 127वां संशोधन का जो ओबीसी बिल पास हुआ है, और वो भी ऐसे नहीं पास हुआ बिना किसी टकराव के, खुल करके उसने विपक्ष के कांग्रेस की अगुवाई वाले उस पूरे हर विपक्ष के खेल को खत्म कर दिया। ये साबित कर दिया कि पेगासस पे तुम्हारा पूरा ड्रामा है, पेगासस पे तुम सिर्फ षड्यंत्र कर रहे हो। और ये हर कोई अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है कि पेगासस में उसका भी नाम है। जब तक एक कहा जाता है, एक गांव देहात में पहले पुराने जमाने में ऐसा आपको कहानियां सुनी होंगी कि बड़े बड़े जो गांव के प्रभावशाली लोग हैं वो डकैती का फैला देते थे कि मेरे घर में डकैती हो गई, रात में कुछ ना कुछ ऐसा किया, तोड़फाड़ लूटपाट करा दिया, इसलिए ताकि आप मैसेज दे सकें कि इस गांव में आप सबसे प्रभावशाली हैं। फला गांव में फला बाबू के यहां डकैती हुई, मतलब वो बहुत बड़े जमींदार हैं, उनका प्रभाव हो जाएगा। एक जमाने में इनकम टैक्स की छापेमारी लोग खुद करवा लेते थे ताकि ये प्रभाव हो कि इनकम टैक्स का छापा इनके पास पड़ा, इतने प्रभावशाली है, इसीलिए पॉलिटिक्स में इनका आधार होगा। ये पूरी तरह से पेगासस उसी ढंग का है कि बेईमानों ने, धूर्तों ने, लुटेरों ने, चोरों ने अपना नाम सामने कर दिया कि मेरा भी नाम पेगासस में है, और जिसका नाम नहीं दिख रहा वो सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने में लगा। इसीलिए इस बात को समझिए कि ये आज जो बिल पास हुआ है सदन में, वो बिल उस षड्यंत्र की हवा निकाली गई है जो पूरे मानसून सत्र को बर्बाद कर दिया। यदि पेगासस पे तुम्हें सदन नहीं चलने देना है, तुम यदि लगातार यही कह रहे थे कि सिर्फ पेगासस पे बहस होना चाहिए, तो सवाल यह है कि इस पर बहस क्यों हुई? इससे सरकार ने उनको बेनकाब किया है ताकि आगे की चर्चा हो, और अब तुम ये नहीं कह सको कि अब पेगासस पे चर्चा हो। यदि पेगासस पे चर्चा हो तो फिर यह चर्चा क्यों हुई, इसके मायने आप समझ जाएंगे। आज दिलचस्प ये हुआ
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना पर संवाद उन्होंने महिलाओं से किया। इसके क्या मायने? प्रधानमंत्री सीधा संवाद आम जनता से क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री ने आज देश की महिलाओं के साथ जो संवाद किया है, खास करके उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ जो संवाद किया है, उसके क्या मायने? क्या यूं ही किया? आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कई डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के महिलाओं से उज्ज्वला पर सीधा संवाद किया। और ये मोदी का स्टाइल गुजरात से आ रहा है कि उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि कैसे सीधे संवाद किया जाए, ताकि ये खैराती और खलिया खैराती जो मीडिया के माध्यम से खेला करते हैं वो नहीं करते। यदि आपको ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था दी है, ऐसा कुछ कर दिया है, या फिर आपके पूरे इस सिस्टम में ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा कुछ दिखने लगा है, ऐसा कोई डेवलपमेंट हो चुका हुआ है कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस्तेमाल होगा। मैंने जैसे आपको कई बार कहा, जब मैं गुजरात में मुझे 2-3 महीना रहना पड़ गया था एक समय में, रिपोर्टिंग के दौरान जब मैं गया था गोधरा के जजमेंट को कवर करने, और वहां पर मेरा ब्यूरो चीफ उसने इस्तीफा दे दिया, तो मुझे रहना पड़ गया लंबे समय। तो गुजरात को थोड़ा बहुत समझने का, मैं कह सकता हूं थोड़ा बहुत समझने का अवसर मिला। गुजरात के पत्रकारों से मैंने बात की कि मोदी किस तरह से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है कि जो मोदी मीडिया से इतना अटैच था, जिस तो कैमरा सेवी था, जो रेगुलर कैमरे पे आना चाहता था, उसने एक ऐसा काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया उसने, कि उस नरेंद्र मोदी ने मीडिया पत्रकारों को बुलाना बंद कर दिया, सिर्फ कैमरा पर्सन को बुलाया। क्योंकि उस समय में 4G नहीं था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। जब मीडिया आना बंद हो गई, जब कहा कि भाई तुम मेरे कैमरामैन को बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, कैमरामैन भी नहीं जाएगा, तो उन्होंने सीडी बना के मीडिया हाउस में डालना शुरू कर दिया अब सरकार का पक्ष, कि तुम्हें छापना है तो छापो, तुम्हें दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ। ये वो दौर था जब 4G नहीं था। आज इन्हें किसी भी इन्हें हर किसी को लगता है वो प्रिविलेज पर है, तो वो नहीं, यदि दिखाएंगे तो नहीं। ये कभी हम लोगों को भी गुमान होता था कि यदि हम नहीं छापेंगे, क्योंकि उस समय में टीवी टेलीविजन था नहीं, 24 घंटे का चैनल नहीं था, हम लोग 2-3 खबरें आज रोक लेते थे कि इसे कल दिखाएं, कल छापेंगे इसे, जब प्रिंट के दौर में थे। तो ये गुरूर था कि हम नहीं छापेंगे दूसरा नहीं छापेगा, क्योंकि मेरे ही पास स्टोरी है। आज ये दौर बदल गया है। जिसको एक गुमान था कि हम ही चलाते हैं सिस्टम को, वो खत्म हो चुका। इसीलिए आज उन्होंने नमो ऐप की बात की और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, और डायरेक्ट नमो ऐप पर सवाल जवाब पूछा जा रहा है कि 370 पर आपका क्या कहना है, राम मंदिर पर आपका क्या कहना है, ट्रिपल तलाक पर आपका क्या कहना है, पब्लिक का मिजाज जानने के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज महिलाओं से सीधा संवाद किया, और सीधा संवाद करके उन्होंने महिलाओं से पूछा कि उज्ज्वला जो आपको योजना मिली है, उसका क्या आपको फायदा मिला। जो लोग ये हवा हवा में बात करना अलग है, जो गांव में रहे हुए हैं उन्हें वो समझ सकते हैं। मेरा भी बचपन गांव में बीता है। आज जब कुछ महिला कह रही थी ये कि जो जलावन है, जो लकड़ियां हैं, जो हम जिससे हम घर खाना बनाते थे, जब वो बारिश में भीग जाता है, क्योंकि जब रहने के लिए आदमी के पास नहीं है तो जलावन कहां पे किसी घर में होगा, वो खुले में होगा, बारिश होगी भीग जाएगा, बरसात का मौसम है। तो रात में पूरा खाना बनाने में धुआं धुआं हो जाता था और महिलाएं रोने लगती थी, खाना नहीं बनता था। आज हर घर के गरीब के घर में उज्ज्वला है, एक एक घर में गैस सिलेंडर पहुंच चुका हुआ है, एक एक घर में शौचालय है, जो महिलाएं दिन भर शौच रोक करके रखती थी कि शाम होते अंधेरा होगा तब शौच करने जाएंगे, ये वो पीड़ा। और इसीलिए सीधा संवाद आज उन्होंने उज्ज्वला पर किया और ये भरोसा दिलाया कि राज्य को कि 1 करोड़ गैस सिलेंडर का जो चूल्हा है वो फिर से दिया जाएगा, जिनका बाकी रह गया। और सरकार ने यह भी कहा है कि जो फर्स्ट फिलिंग होगी गैस की वो दी जाएगी। इसके साथ साथ सरकार ये पूरी तरह से ये उत्तर प्रदेश से शुरू किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद का षड्यंत्र किया गया है, दरअसल उसकी पोल खुल गई। आपको एक चीज याद होगा, एक विश्लेषण मैंने किया था, जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो एक बड़े चैनल की का जो एक बड़े चैनल का जो है एक महिला पत्रकार थी, वो महिला पत्रकार बिहार गई और बिहार जाकर में उन्होंने एक परिवार से पूछा था, एक गरीब परिवार से, पुरुष से पूछा, पति से पूछा, गरीब और निरक्षर परिवार से, आपको याद होगा वीडियो खूब वायरल हुआ था, उससे पूछा कि किसको वोट दोगे। महिला ने पूछा आपके लिए एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा, उसने बिहारी स्टाइल में कहा, जिस जकरा देते थे उसी को न देंगे, पारंपरिक रूप से जकरा देते थे उन्हीं उसी को न देंगे।
तो उसने संकेत दिया कि आरजेडी को हम देते थे, आरजेडी को ही देंगे। तो महिला रिपोर्टर ने वहीं पर खड़े खड़े, कैमरा कटा नहीं, उसने उस औरत से, उसकी पत्नी से पूछा कि किसको वोट देंगे। पत्नी ने कहा ओकरे न देंगे जो गैस सिलेंडर दिया है, जो शौचालय बनाया है। तो रिपोर्टर ने पूछा किसने ये किया है, तो मोदी ने किया है। तो फिर पति से वो पूछती है कि आपकी पत्नी तो ये कहती है। तो उस पुरुष ने जवाब दिया जिधर ये ढुलकेगी, बिहारी स्टाइल में, जिधर ये ढुलकेगी, पत्नी जिधर ढुलकेगी उधर ना हम भी ढुलकेंगे। मतलब महिला, इसीलिए पूरे बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को टारगेट किया। आज के डेट में जिस वर्ग को इग्नोर किया जाता था, और ये लोग जो भ्रम पालते थे लोग कि पुरुष पुरुष जिसे वोट देगा, महिलाओं को गर्दन पे हाथ डाल करके उसी को वोट दिलवाया जाएगा, ये दौर बदल गया है। इसीलिए मोदी ने टारगेट सीधे महिलाओं को किया। पीड़ा ज्यादा उनको है, घर चलाने में समस्या उनको होती है, इसीलिए हवा में बात करना, इसीलिए मोदी अक्सर पॉलिटिकल पंडित की बात करते हैं। ये जो पत्रकारिता में खैराती और बेईमानों का जो गैंग है, जो टेलीविजन पर बैठ करके परसेप्शन तैयार करता है, उनके परसेप्शन का हर बार वो हवा इसीलिए निकाल लेते हैं। इसीलिए जिनको लगता है कि जाति, इस चीज पर वोट पड़ेगा, जाति पर वोट पड़ेगा, ये चीजें हो जाती है। इसीलिए ये उज्ज्वला पर आज प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं से सीधा संवाद किया, कुछ डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं से सीधा संवाद किया, आधी आबादी को जोड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि आधी आबादी, यदि पत्नी ये कहती है कि इस व्यवस्था में, हम इसी व्यवस्था में 70 साल से हमारे घर में शौच नहीं था, इस सामान्य बात नहीं है। आप उन्माद करते रहिए 70 साल से, आप एयर कंडीशन में यदि आपका जीवन पूरा बीता है तो आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जब शौच लगने पर महिलाएं पेट दबा करके रहती होंगी, आधी आबादी। और इस सामान्य नहीं, भारत एक गरीब देश है, और पूरा मेरा भी बचपन गांव में बीता है, और छुट्टियों में हम अक्सर गांव जाया करते थे, तो लोग बड़ी खुशी से शौच करने खुलेआम बाहर जाते थे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने पार्लियामेंट में कहा कि मेरे पिता प्रधानमंत्री से हटने के बाद भी शौच के लिए बाहर जाते थे। मतलब वो एक तरह से प्रदर्शन किया कि वो सामान्य जिंदगी जीते थे। आज इसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। मतलब ये सोच उस समय में चंद्रशेखर जी बहुत काबिल थे, कभी सोचा नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा। ये जमीनी सोच, इसीलिए ये 15 अगस्त को ये बात कही गई। और इस पूरी प्रक्रिया में इसीलिए ही फर्क है कि जो देश जाति में इस कदर बटा, जो उत्तर प्रदेश जातिवाद के नशे में इस कदर रहा, जो उत्तर प्रदेश धर्मांधता के नशे में दंगाई प्रदेश रहा, जो बिहार जातिवाद के नशे में चूर चूर रहा, उस बिहार में 40 में 39 सीट यूं ही नहीं मिले थे। जिस बंगाल में आप 0 सन्नाटा थे, वहां ये कंडीशन आना सामान्य बात नहीं है कि आप विपक्ष का आ गए। इसलिए ये बात इसलिए क्योंकि ये जो दांव चला गया है, क्योंकि जाति में जब आपको तोड़ने का, आपको फोड़ने का, आपको आपके उन्माद का फायदा उठाने का, आज ये सनसनीबाजों ने, सांप चुचुंदरबाजों ने मुहिम चलाया कि आप उन्माद कि आपके खिलाफ, और आप उस उन्माद में, उसके उन्माद में आप शामिल हो रहे हैं। क्या पुलिस ऐसे कर रही है, दिल्ली पुलिस ये कर रही है, फलाना ऐसे कर रही है। दरअसल इसी चीज की काट, क्योंकि सरकार को पता है कि बहुत सारे लोग उन्माद में आएंगे और उन्माद में वो नोटा भी दबाएंगे। फिर मध्य प्रदेश वाला हाल होगा कि कमलनाथ आ जाएंगे, फिर 2004 वाला हाल होगा। इसीलिए महिलाओं को पकड़ा गया, और इसीलिए जनता से सीधा संवाद की तैयारी की प्रधानमंत्री ने, और उस सीधे संवाद में एक एक महिलाओं से बात, उनके शौचालय की बात, उनकी उज्ज्वला की बात, और नमो ऐप पर 370 और राम मंदिर की बात। अपने अपने दांव हैं, और इस दांव से इसलिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में का जो निर्णय होगा वो 2024 में बहुत प्रभावित होगा। इस लिहाज से ये जनता से सीधा संवाद का दौर।